नमस्कार, स्वागत है आपका बजट बुलेटिन में। किस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं आज के बजट में, इस सब पर लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश। मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। बजट में कम आयु वालों को तोहफा, 3 लाख तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक आय पर टैक्स की दर 10% से घटाकर 5% की। बजट में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, 3 लाख से ऊपर कैश लेन देन पर लगी रोक। आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। सस्ती हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा और टैक्स छूट। रेलवे को विकास के लिए 1,32,000 करोड़। सफाई के लिए कोच मित्र योजना, 2019 तक सभी कोच में बायो टॉयलेट। राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पाएंगी 2,000 से ज्यादा कैश का चंदा। पार्टी फंडिंग के लिए जारी होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। बजट में वित्तीय अनुशासन पर फोकस कायम। अगले साल के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2%। बजट को शेयर बाजार का थम्स अप। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 8,700 के पार। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट इन रिसेंट टाइम। ये बजट मेरे ख्याल से मार्केट के लिए ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है। इंडस्ट्री के दिग्गजों ने बजट को बताया संतुलित, कहा इकोनॉमी को दिशा देगा वित्तीय अनुशासन। An excellent budget. It has tackled a lot of different things और इसकी फायदा तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले आया इस बार का बजट कई मायनों में यादगार बजट रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार एक और इनकम टैक्स की दर कम करके छोटे करदाताओं को राहत दी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। वित्त मंत्री ने किसी एक स्रोत से नकद चंदे की सीमा घटाकर 2,000 रुपए तक कर दी है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन को बैन कर दिया है। गांव के लिए मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ बढ़ाया गया है, तो छोटे कारोबारियों को इनकम टैक्स में 5% की राहत दी है। वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे पर लगाम ढीली नहीं पड़ने दी है, तो बाजार को भी कोई शॉक नहीं दिया है। लेकिन जेटली की पोटली से किसानों और गांव को जबरदस्त सौगातें मिली हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ग्रामीण भारत को खुश करने की कोशिश की है। किसानों के लिए इस बजट में काफी अहम घोषणाएं हुई हैं। किसानों को कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजट से गांव के कितने भरे घाव। इस साल मैडम 10 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। We will support NABARD for computerization and integration of 63,000 functional PACs with core banking support and district cooperative banks. This will be done in 3 years at an estimated cost of 1,900 crores with financial participation from the state governments. This will ensure seamless flow of credit to the small and marginal farmers. The Fasal Bima Yojana, the coverage of the scheme will be increased from 30% of the cropped area in 2016-17 to 40% in 2017-18 and 50% in 18-19. Budget provisions of 38,500 under मनरेगा in 2016-17 पहले 40,000 अलॉट होता था और 29,000 खर्च होता था। अब 38,500 पिछली बार अलॉट हुआ, 47,000 खर्च हुआ और आने वाले साल में 48,000 होगा। तो बजट से किसानों की क्या क्या उम्मीदें थी और वित्त मंत्री जेटली का बजट उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, इस बात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्नव असावड़ा ने। आप ये बताइए कि क्या उम्मीद लेकर आए थे और बजट में क्या सुना आपने? हम अब की बार उम्मीद लेकर आए थे मोदी सरकार कुछ न कुछ करेगी, परंतु आज हमें विश्वास हो गया पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार भी सिर्फ 10% लोगों के लिए है। हमें ये हवाई जहाज नहीं चाहिए, हमें ये चमचमाती गाड़ियां नहीं चाहिए, ये पार्क हमारे लिए क्या चाहते थे आप और क्या चाहते हैं कि हमारा MSP बढ़ाया जाए। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं कि 5 साल में डबल करेंगे। आज मोदी जी ने 6.14 गुना किसान का की कीमत बढ़ानी चाहिए, तब किसान बच पाएगा। आज किसान की दशा गरीब जब देश गुलाम था उससे भी बदतर हो गई है। उससे भी बदतर हो गई है। आप ये बताइए कि क्या बजट से उम्मीद थी और क्यों निराश है आप?
बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें थी, निराश इसलिए है कि ये तो रूटीन में 5-7% जो हर साल बढ़ता आ रहा है उतना ही दिया किसान को। आप ये बताइए कि मनरेगा के अंदर जो सहायता मिलती है उस राशि को बढ़ाया गया है, आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा उससे? मनरेगा के अंदर हमने काम किया था और उस काम के लिए हम 5 वर्ष मांगते रहे, लेकिन प्रधानों ने हमें कोई समस्या नहीं दी और नोटबंदी के चक्कर में हमारे बच्चे भूखे मरते रहे, बैंकों में हम खड़े रहते रहे और हमारे परेशानी ये मालूम पड़ी। हम चाहते थे कि मोदी लाएंगे, कमल खिलाएंगे, लेकिन आज हमारा अंदर कमल मुरझा गया। क्या आशाएं थी इस बजट से, क्या उम्मीद लेकर आए थे आप और अभी क्या सुनने में आया? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी बजट दिया गया है वो किसानों के फेवर में नहीं है। यदि हमें देश में किसानों को बचाना है तो हमें एक तो पेड़ पौधों पर हमें सब्सिडी देनी चाहिए, हमें जो है गायों पर सब्सिडी देनी चाहिए, हमें गोबर की खाद पर सब्सिडी देनी चाहिए। अगर इस देश में किसानों को नहीं बचाया गया, इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं रही कि जो बजट अच्छा हो जिससे कि किसानों को बचाया जाए। एक भी जो घोषणाएं हैं उससे लग नहीं रहा है किसानों को कि वो अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतरी कर पाएंगे और यहाँ पर वो काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। किसान तो यहाँ काफी नाखुश लग रहे हैं। बजट में किसानों को लेकर कुछ घोषणाएं हुई हैं जिन पर लोगों की हमने देखा है मिली जुली प्रतिक्रिया है। बजट में किसानों के लिए क्या क्या है और बाकी सालों से ये अलग कैसे है इस बजट में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज अभियान के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, पहले तो आपसे यही समझेंगे, वित्त मंत्री ने बजट की 10 थीम में से किसानों को सबसे ऊपर रखा है, कृषि क्षेत्र को ऊपर रखा है। अब घोषणा के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं। इस बार बजट से किसान को विशेष उम्मीद थी, इसलिए जब वित्त मंत्री ने शुरू में किसान का नाम लिया तो मुझे खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो इस बार तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उनकी स्पीच आगे बढ़ती गई, मुझे लगा कि इस बार भी किसान को सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी और आंकड़ेबाजी मिली है, कुछ मिला नहीं है। किसान की उम्मीद थी कि न्यूनतम आय के प्रश्न पे कुछ होगा, फार्म इनकम कमीशन बनेगा, कोई एश्योरेंस गारंटी होगी, वो नहीं हुआ। किसान की उम्मीद थी कि जो किसान का खर्च होता है, चाहे वो बीज पे हो, खाद पे हो, इसके बारे में कोई राहत मिलेगी, वैसा नहीं हुआ। किसान की उम्मीद थी कि जो कर्ज में डूबा हुआ किसान है उसे कर्ज मुक्ति ना हो, कम से कम ब्याज मुक्ति हो जाएगी। बहुत इस बार अफवाह थी इसकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपदा से नियंत्रण में किसान को जो धक्का होता है सूखे का, बाढ़ का, उसके बारे में कोई बेहतर सिस्टम बनेगा, उसमें भी वित्त मंत्री ने केवल अपनी पुरानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े दोहरा दिए, उसमें नहीं किया गया। और तो और जो सरकार ने खुद आपदा पैदा की है, नोटबंदी वाली, कम से कम उस जख्म पे तो मलहम लगा देते, वो जख्म तो सरकार ने दिया है, उसके बारे में भी कोई राहत नहीं दी गई। कुल मिला के हमारे साथियों के लिए बेहद निराशाजनक बजट रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, आप जो किसान को मिलने वाली क्रेडिट के कोष में 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा कदम है? आपकी क्या सोच है इसके बारे में? देखिए, हर बजट में सरकार एक टारगेट फिक्स करती है कि बैंक किसानों को कितना लोन देंगे। सरकार नहीं दे रही है, सरकार कहती है बैंकों को कितना लोन देना चाहिए। पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं, पहले 8.5 करोड़ था, 8 लाख करोड़ था, उसका 8.5 हुआ, 8.5 का 9 हुआ, 9 का 9.5 हुआ और आज 9.5 का 10 हो गया। उसमें क्या नई बात है? नई बात तब होती अगर सरकार कहती कि हम किसानों को इस लोन का 1 साल का, 2 साल का ब्याज माफ कर देंगे। नई बात तब होती जब सरकार कहती कि ये लोन सबसे छोटे सीमांत किसान तक पहुंचे, उसके लिए हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, तब तो नई बात होती। ये तो बिल्कुल रूटीन अनाउंसमेंट, जो बजट में जमाई लेते हुए जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं, उनमें से एक है जिसका किसान के लिए कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि कृपया किसान के बजट को भी उतना ही ध्यान से देखिए जितना कि आप शेयर बाजार की चीजों को देखते हैं, उतना ही ध्यान से देखिए जितना कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स की स्लैब्स को देखते हैं। जब आप वो देखेंगे जैसा हमारे साथी देखते हैं तो पता लगेगा ये तो शुद्ध धोखा हुआ है, आंख में धूल झोंकने की कोशिश हुई है। योगेंद्र जी, आपकी बात से तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव में बीजेपी को काफी भारी नुकसान हो सकता है, क्या ये आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं?
अगर अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये घोषणाएं लेके वो किसान के पास जाएंगे और उसका वोट मांगेंगे, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में वो जी रहे हैं। जो किसानों का भला करना तो छोड़ दीजिए, किसान का वोट ऐंठने के लिए भी जो योजनाएं करनी चाहिए थी इस बजट में तो वो भी नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकार को या तो समझ नहीं आता, या वो समझना चाहती नहीं है, या तो उदासीन है, या इतना अहंकार है कि किसान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोट उसका वैसे ही मिल जाएगा। अब किसान को साबित करना है कि वो क्या कर सकता है। योगेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि किसान और दूसरे भी लोग यहाँ पर कृषि क्षेत्र से जुड़े जो ऐलान है उसको लेकर काफी खुश नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। हमारा बड़ा सवाल ये है कि आखिर बजट से गांव के कितने घाव भरे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट सीएनबीसी आवाज के कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है। सर, अभी आपने किसानों को सुना, आपने योगेंद्र यादव को भी सुना, काफी नाखुश लग रहे हैं। लेकिन अगर हम एक एक करके एनालाइज करें, मिसाल के तौर पर जो ये कृषि क्रेडिट है 10 लाख करोड़ का, एक रिकॉर्ड लेवल का एक क्रेडिट कोष बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, ये नाकाफी है क्या? ये कारगर आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हर साल इस लोन में एक वृद्धि है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में जरूर, मैं जब 2 या 2.5 लाख करोड़ था तब से देख रहा हूं पिछले 10 साल में हर साल इसमें एक बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई शक नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये 10 लाख करोड़ का फायदा क्या वो जो स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, जो छोटे से छोटा किसान है उसको मिलता है इसका फायदा? तो इसका जवाब होगा नहीं। यानी सब छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को इसका फायदा नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें ये सवाल है डिलीवरी का। तो इसमें बैंकों के बहुत बड़ा एक बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिलीवर क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मगर बैंक का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है तो उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उससे खर्चा उनका ज्यादा है। तो बैंक इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। केंद्र सरकार को ही इसके ओर ध्यान रखना पड़ेगा। शायद बैंकों को कुछ सब्सिडी देना पड़ेगा टू एंड बेयर द कॉस्ट डिफरेंस, ताकि ये पहुंच सके छोटे और मझोले किसानों को। मगर बहुत एक वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि बैंक क्रेडिट छोटे से छोटा एक किसानों को पहुंच सके, तभी उसकी एफिकेसी होगी। फसल बीमा योजना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐलान यहाँ पर किया गया है कि जो पहले 30% का क्रॉप कवरेज मिलता था अब उसको बढ़ाकर 40% किया है और वित्तीय वर्ष 2019 में उसे 50% कर दें। ये कदम कैसा देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि किसानों को सही में बहुत नुकसान हो जाता है, उनकी फसल फेल हो जाती है? तो ये तो बिल्कुल अच्छा कदम है। ऐसा ही इसको विस्तार किया है, वो काफी सही है। मगर सबसे पहला समस्या ये है क्वांटिफिकेशन ऑफ द लॉस। इस आपका नुकसान, किसान को जो नुकसान होता है किसी नेचुरल कॉजेस के वजह से, बाढ़ हो या बारिश की कमी या ज्यादा बारिश जो भी है, फॉर एनी नेचुरल कॉज, तो उसका क्वांटिफिकेशन एक है। दूसरा है उसको जो नुकसान, उसकी भरपाई, फिजिकली उसको पैसा मिलना चाहिए। तो कितना जल्दी से जल्दी मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर ये दोनों ये जो एरिया है उसमें काफी कमजोर सर्विस डिलीवरी जो है काफी कमजोर है। तो इसे भी मजबूत करने का जरूरत है। सरकार का इरादा बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। बैंक क्रेडिट हो, एग्रीकल्चर क्रेडिट हो, बीमा योजना हो, मगर जब अमल होता है ऑन द ग्राउंड, इम्प्लीमेंटेशन जो कहा जाता है, उसको और भी मजबूत करने का जरूरत है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं चंद्रशेखर जी, डेयरी सेक्टर पे फोकस करने, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती रही है, वादा करती रही है कि 5 साल में किसानों की इनकम को दुगना करेंगे। डेयरी सेक्टर पे जिस तरह का फोकस किया है, जिस तरह का कॉर्पस है, आपको लगता है कि वो इस दिशा में सही कदम है? बिल्कुल। डेयरी सेक्टर तो एक डेयरी सेक्टर का एक अहम भूमिका है हमारा कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में उसका विकास के लिए। तो डेयरी हमारा एक वैसे भी नेशनल डेयरी प्लान जो है, जब 2020 तक हमारा दूध का उत्पादन 200 मिलियन टन हो जाएगा, ऐसा एक लक्ष्य रखा है हमने।
सरकार ने, और इसके लिए कुछ 15 या 16 हजार करोड़ का एक आउटले भी 3 साल पहले सरकार ने बनाया था जी। तो ये तो और इससे ये कहते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट से लेके प्रोसेस प्रोडक्ट्स तक पूरा एक एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए इस योजना बनाया है। तो उसमें अब खास करके मिल्क प्रोसेसिंग के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 2000 करोड़ दिया है। बाद में वो 8000 करोड़ हो जाएगा आगे 3-4 साल में। तो अगेन दिस इज वेरी पॉजिटिव। इसके वजह से दूध में जो वैल्यू एडिशन बनता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से, उस वैल्यू एडिशन का फायदा जरूर कंपनियों को मिलेगा। इसका फायदा दूध उत्पादक को मिलेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर जरूर जो यानी कि कदम है वो सही दिशा में है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा इस पर फोकस करना है। चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको बताएंगे कि बजट को शेयर बाजार ने दिया थम्स अप। क्या है डिटेल्स, लाएंगे थोड़ी ही देर में। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से बाजार बाग बाग हो उठा है। सेंसेक्स ने करीब 500 पॉइंट की छलांग लगाई है और बजट को सलामी दी है, तो निफ्टी भी 8700 के पार निकल गया है। आईटी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स में जबरदस्त तेजी रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल जी, बाजार को बजट आखिर इतना पसंद क्यों आया है? 5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से भारतीय बाजार में आज बजट के बाद शानदार तेजी बनती हुई दिखी। सबसे पहले तो वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2% पर इस साल के लिए, और अगले साल के लिए जो टारगेट था 3% का वित्त मंत्री ने उसे कायम रखा। ये बाजार को पसंद आया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा डर जो था कैपिटल गेन्स के साथ छेड़छाड़ का, कहीं कुछ बढ़ न जाए, कहीं लॉन्ग टर्म पर लग न जाए, और वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया तो राहत मिली। साथ ही राहत मिली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, खासतौर से वो फंड जो अपने फंड का 50% से ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान में निवेश करते हैं, उनके लिए टैक्स की तलवार लटकी हुई थी। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया ऐसा वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन और एफआईआईज खुश हुए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए किसी तरह की कोई बुरी खबर नहीं, न तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम यूबीआई आई, न ही फार्म लोन वेवर आया, बल्कि जो एनपीए की प्रोविजनिंग ये करते हैं उस पर डिडक्शन भी 1% और बढ़ाकर 8.5% कर दिया, और बैंक शेयरों ने आज की तेजी को लीड किया। अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ये ग्रोथ को लौटाएगा। इस आश्वासन के बाद भी बाजार में तेजी बनती हुई दिखी, और तेजी दिखी सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार उछाल के साथ। आज दोनों इंडेक्स बंद हुए, लगभग 500 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में बनती हुई दिखी। लेकिन तेजी सिर्फ दिग्गजों में नहीं थी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे, और बाजार में बढ़ने वाले शेयरों की तादाद लगभग 3 गुना ज्यादा थी कमजोर शेयरों के मुकाबले में, यानी कि मार्केट ब्रेथ काफी बेहतर। बैंकिंग शेयरों ने आज की तेजी को लीड किया। बैंक निफ्टी खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे दिग्गज काफी दमदार तेजी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस के चलते रियल एस्टेट शेयरों में काफी बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। कुछ और सेक्टर्स खासतौर से ऑटो, यहां पर तेज रफ्तार नजर आई। मारुति अच्छे आंकड़ों के दम पर ये नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। आयशर मोटर्स ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, यहां तेजी बनती हुई दिखी। और सिगरेट पर ड्यूटी सिर्फ 6% बढ़ाई और इसका फायदा मिला आईटीसी को। दमदार उछाल के साथ ये शेयर बंद हुआ। लेकिन हाँ, अमेरिका के डर से अब भी आईटी शेयरों पर आज दबाव बरकरार रहा। टीसीएस, इन्फी जैसे दिग्गज कमजोर बंद हुए। फार्मा शेयरों में औरोबिंदो फार्मा और सन फार्मा में अब ट्रंप साहब का निशाना दुनिया भर की फार्मा कंपनियों पर। इस खबर के बाद वहां पर नुकसान दिखा। लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए बजट के बाद एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। अनिल जी, बहुत शुक्रिया उस जानकारी के लिए। और फिलहाल बजट बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।